पहले हम 5 लेक्चर्स लगभग इसके ऊपर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है। आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है कि 5 लेक्चर्स में हमने पहले क्लॉजेस के बारे में, फिर हमने क्लॉजेस के बारे में डिटेल में, उसके बाद हमने फ्रेजेस के बारे में, और फिर हम फ्रेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। अब इससे पहला वाला लेक्चर नंबर 5 जो था, L5 जो था, उसके अंदर हमने क्या जाना था कि फ्रेजेस जो होते हैं कौन कौन से वाले, एक तो नाउन फ्रेज, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, और एक जेरंड। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, जेरंड फ्रेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारी आज की जो क्लास है उसके अंदर हम इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम और क्लियर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हमारे कैसे क्लियर हो सकते हैं फ्रेजेस को लेके। ठीक है, अब एक इन्फिनेटिव फ्रेज आखिरकार क्या होता है? इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगा? देखो, इन्फिनेटिव क्या हो रहा था, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, है ना, यही कर रहे थे ना हम। एक इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे दैट यूजेस एन इन्फिनेटिव, जिसके अंदर एक इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही होगी। एंड इन्फिनेटिव इज अ वर्बल, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन। क्या होता है? एक वर्ड जो एक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो एन इन्फिनेटिव फ्रेज हैज द सेम रोल ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्शन। तो इन्फिनेटिव का काम जो होता है यहां पर, हमारे इन्फिनेटिव फ्रेज का भी वही काम होगा। जो काम इन्फिनेटिव का होता है वही काम इन्फिनेटिव फ्रेज का भी एक सेंटेंस में होता है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये केवल एक सेंटेंस का पार्ट होता है, वर्किंग लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और वो कैसे कैसे काम करता है? या तो वो नाउन की तरह काम कर रहा होगा, या एडजेक्टिव की तरह, या एडवर्ब की तरह सेंटेंस के अंदर। ये बात समझ में आई हमें यहाँ पर, है ना? क्या बात समझ में आई कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर एक तो इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी होंगे। अब जैसे इन्फिनेटिव क्या काम करता है? इन्फिनेटिव एक वर्बल है, मतलब कि वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन बताता है। तो इसीलिए इन्फिनेटिव फ्रेज का भी यही काम होगा। ये चीज हमें क्लियर हुई, एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। बोथ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ infinitive phrases both on their own and as part of full sentences. देखो, to plant a garden, to go on vacation. अगर दूसरा देखें, I told the dog to run home quickly. I told the dog to run, to go, to plant. I want to eat. यहां पर अगर आप देखेंगे, to plant, to go, to run, to eat, ये सब क्या है यहां पर? इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, दोनों ये तो अपने आप में ही है, और अगर ये वाले देखें तो हम एज पार्ट ऑफ अ फुल सेंटेंस, एक फुल सेंटेंस के पार्ट में किस तरीके से होते हैं, ये इन्फिनेटिव है। अब पार्ट्स क्या होंगे इन्फिनेटिव फ्रेज के? इन्फिनेटिव फ्रेजेस के पार्ट्स क्या होंगे? इन्फिनेटिव फ्रेजेस बिगिन विद एन इन्फिनेटिव। एक तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस किससे शुरू होते हैं? इन्फिनेटिव से शुरू होते हैं। एंड समटाइम्स इंक्लूड मॉडिफायर्स, या तो उनके अंदर क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, टू प्लांट व्हाट? अ गार्डन। टू गो वेयर? ऑन अ वेकेशन। टू रन कहां? होम क्विकली। टू ईट व्हाट? पिज्जा फॉर डिनर। मॉडिफाई करेंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे दैट मेक द फ्रेज मोर डिस्क्रिप्टिव, जो फ्रेज को और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बना रहा होगा। कैसे? पहला देखो, इन्फिनेटिव्स। द मेन मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज एन इन्फिनेटिव। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे एसेंशियल पार्ट किसी भी एक इन्फिनेटिव फ्रेज का क्या होता है? एक इन्फिनेटिव ही होता है। सो आखिरकार अब हमें समझना है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। बहुत आसान है। इट इज द वर्ड टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब लाइक दीज, टू स्टडी, टू प्ले, टू लीव, टू ईट, है ना? ये तो हमें समझ में आता है ना, ये आता है समझ में। तो
तो यही हमने अभी बताया आपको कि ये वर्बल्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन, एंड शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। हमें इनका कंफ्यूजन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि टू तो एक प्रेपोजिशन भी होता है, टू तो एक प्रेपोजिशन भी होता है, तो यहां पर तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब हमें मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, अब हमें जो भी गलतियां हैं वो किस प्रकार से अवॉइड करनी है। तो देखो, यहां पर हमने सबसे पहला पढ़ा इन्फिनेटिव्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वो वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है अफेक्टेड बाय द वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। वर्ब का जो भी इफेक्ट पड़ता है वो इसके ऊपर पड़ता है सेंटेंस के अंदर। इसीलिए एक इन्फिनेटिव फ्रेज में इट इज द वर्ड बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फिनेटिव। हम बता रहे हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह जब काम करता है, तो कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ड होता है जो प्रभावित होता है किससे? वर्ब से। किससे प्रभावित होता है? वर्ब से, किसी एक सेंटेंस से। सो इसीलिए एक इन्फिनेटिव फ्रेज में इट इज द वर्ड बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फ्रेज में ये वो वर्ड होगा जो किसके द्वारा प्रभावित हो रहा होगा? इन्फिनेटिव के द्वारा। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स in infinitive phrase, like to study what? Math. To play what? Guitar. To leave what? The party. To eat what? A sandwich. क्या है ये यहां पर? Object, 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 object. Verb का असर पड़ रहा है? जल्दी बताओ, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ये वाला जो वर्ड होगा ये इस इन्फिनेटिव के द्वारा प्रभावित है या नहीं है? इस इन्फिनेटिव फ्रेज में नॉर्मल सेंटेंस के अंदर वर्ब के द्वारा वो होता है, प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। इसके अंदर क्या होगा? इस इन्फिनेटिव के द्वारा इफेक्ट होगा, है ना। मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स के रूप में कैसे? अ मॉडिफायर इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। मॉडिफायर क्या होता है? या तो ये एक एडजेक्टिव होता है या ये एक एडवर्ब होता है दैट ऑल्टर्स अदर वर्ड्स, जो क्या करता है? दूसरे शब्दों को बदलता है या उनका और मीनिंग डालता है एक सेंटेंस में, मेकिंग इट मोर डिस्क्रिप्टिव। और ये क्या करता है? इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाता है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस ऑफन इंक्लूड मॉडिफायर्स। इन्फिनेटिव फ्रेजेस अक्सर क्या इंक्लूड करते हैं? मॉडिफायर्स इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। हियर आर सम एग्जांपल्स, समझो। टू स्टडी एडवांस मैथ, adjective modifying math. To eat a giant sandwich, adjective modifying sandwich, advanced sandwich. To play guitar beautifully, adverb, beautifully. How to play? Play beautifully. To leave the party quietly. How to leave? Quietly. ये क्या है यहां पर? कुछ मॉडिफायर्स जो यूज किए गए हैं इस फ्रेज के अंदर। तो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? हमने देखा ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमने देखा क्या हो सकता है? मॉडिफायर्स हो सकते हैं, राइट, और इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं। सो इन्फिनेटिव तो होता ही है, टू लीव, टू ईट, टू प्ले, ये तो होता ही है। ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी होते हैं इसमें, मैथ, गिटार, दी पार्टी, सैंडविच, ये भी हो सकते हैं। मॉडिफायर्स, एडवांस, सैंडविच, ब्यूटीफुली, क्वाइटली, ये भी हो सकते हैं। टाइप्स देखते हैं किनके? इन्फिनेटिव फ्रेजेस के टाइप्स देखते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। देखना, इन्फिनेटिव फ्रेजेस आर ऑलवेज इजी टू स्पॉट। बहुत आसान होते हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस स्पॉट करना, क्योंकि ये टू से शुरू होते हैं। इन्हें देखते ही हमें पता चल जाता है एक सेंटेंस के अंदर ये काम कर सकते हैं नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब्स की तरह, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह। संज्ञा, नॉट सर्वनाम, दिस इज विशेषण एंड क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण की तरह ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज एक नाउन की तरह काम कब कर सकता है, कैसे? देखो, व्हेन एन इन्फिनेटिव फ्रेज वर्क्स लाइक अ नाउन, जब भी कोई इन्फिनेटिव फ्रेज एक नाउन का काम करेगा, जब भी कोई इन्फिनेटिव फ्रेज किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए एक नाउन का काम करता है,
इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। तो किस सवाल का जवाब दे रहा होता है वो? व्हाट का जवाब दे रहा होता है कि क्या। सो द इंफिनिटिव फ्रेज विल बी दी सब्जेक्ट। वहां पे इंफिनिटिव फ्रेज क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विच डज दी वर्ब, जो काम कर रहा है, और एन ऑब्जेक्ट, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, विच रिसीव्स द एक्शन, जो कि जो भी वो काम कर रहा है उसका एक्शन वो रिसीव कर रहा है, किसका? वर्ब का। हियर आर सम एग्जांपल्स, समझो। I don't want to study for my test. What don't you want? क्या नहीं चाहते हो तुम? To study. To study. क्या नहीं चाहते हो तुम? To study. I don't want what? To study. To study यहाँ क्या हो गया? एक infinitive है. To study for my test क्या हो गया? एक infinitive phrase हो गया. He needs to ace the exam. What does he need? उसे क्या चाहिए? To ace the exam. क्या हो गया ये यहाँ पर? इंफिनिटिव फ्रेज। टू गेट गुड ग्रेड्स इज माई गोल। टू गेट वॉट? वॉट इज द गोल? टू गेट गुड ग्रेड्स। तो टू गेट गुड ग्रेड्स क्या हो गया यहाँ पर? इंफिनिटिव फ्रेज हो गया। वॉट वॉज हिज जॉब? हिज जॉब वॉज टू ट्यूटर मी इन मैथ्स। सो टू ट्यूटर मी इन मैथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह, ये ऑब्जेक्ट की तरह, यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह। हमने अभी यहां पर देखा कि एक इंफिनिटिव फ्रेज क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, विच डज द वर्ब, जो क्रिया कर रहा है, और एन ऑब्जेक्ट, या फिर वो एक ऑब्जेक्ट होगा विच रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन रिसीव कर रहा है वर्ब का। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर टू स्टडी फॉर माई टेस्ट एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। टू एस द एग्जाम एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। टू गेट गुड ग्रेड्स एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। टू ट्यूटर मी इन मैथ एक इंफिनिटिव फ्रेज होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना ये? और ये कैसे काम कर रहे हैं ये तो हमने यहां पर पढ़ ही लिया है ना? चलो, इंफिनिटिव फ्रेज एक ऑब्जेक्ट की तरह। अभी तक हम बात कर रहे थे नाउन की तरह, नाउन की तरह बात कर रहे थे। तो इंफिनिटिव फ्रेज जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये हमारे व्हाट का जवाब देगा, है ना? अब अगर ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब भी एक इंफिनिटिव फ्रेज एक्ट करेगा एक एडजेक्टिव की तरह किसी भी सेंटेंस में, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो क्या करता है? वो व्याख्या करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। क्या करता है? वो व्याख्या करता है नाउन या प्रोनाउन की। सो दैट मीन्स, तो इसका मतलब ये है कि एक इंफिनिटिव फ्रेज जो एक्ट कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह एक सेंटेंस में, तो वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ये तो बात सही है। विशेषण बोलते हैं। विशेषण किसका, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की बताता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की बताता है। सो दैट मीन्स इट विल डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या है? ये क्या डिस्क्राइब करेगा? एक सब्जेक्ट, राइट? नाउन प्रोनाउन कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट। नाउन प्रोनाउन कुछ भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल समझना। क्या बोला गया? नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। नाउन प्रोनाउन ढूंढना। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई वॉन्ट अ ट्यूटर टू हेल्प मी स्टडी। आई वॉन्ट अ ट्यूटर, मुझे एक ट्यूटर चाहिए। किस चीज के लिए? अ ट्यूटर, ट्यूटर किस चीज के लिए? टू हेल्प। टू हेल्प यहां पर क्या हो गया? इंफिनिटिव, है ना? अब ये जो इंफिनिटिव यहां पर है, और अगर हम यहां देखें आई वॉन्ट अ ट्यूटर, मुझे क्या चाहिए? एक ट्यूटर चाहिए। ट्यूटर को टू हेल्प मी स्टडी क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ट्यूटर ऑब्जेक्ट है, यहां पे नाउन भी है। अब उसे जो ऑब्जेक्ट है और जो नाउन भी है, इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है कि उसे क्या चाहिए? डिस्क्राइब कर रहा है ट्यूटर को। कौन सा ट्यूटर चाहिए जो उसकी मदद करे पढ़ाई में।
I need a magazine to read on the train. To read on the train. अब क्या पढ़ना है उसे ट्रेन में? क्या पढ़ना है उसे ट्रेन में? मैगजीन. I सब्जेक्ट, मैगजीन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट को, जो कि एक नाउन भी है, कौन सा टाइप क्वालिफाई कर रहा है? ये वाला पार्ट. टू रीड ऑन द ट्रेन. भाई ट्रेन में पढ़ने के लिए चाहिए. स्पेसिफिकेशन दे दिया उसने यहाँ पे. किस चीज के लिए चाहिए? ट्रेन में पढ़ने के लिए चाहिए. ऐसे तो नहीं चाहिए. तो इसने यहां पर मैगजीन को क्वालिफाई किया है. देयर इज अ बास्केट टू पुट योर एग्जाम इन. टू पुट योर एग्जाम इन, है ना? क्या? टू पुट योर एग्जाम इन. किस चीज के लिए बास्केट चाहिए? ताकि आप क्या कर सको? देयर इज अ बास्केट, सॉरी, दिस इज अ बास्केट नहीं, या आई नीड अ बास्केट नहीं. ये क्या है? ये एक बास्केट है, ये एक टोकरी है जिसके अंदर आप अपना एग्जाम रख सकते हैं. बास्केट किस लिए है? बास्केट किस लिए है? एग्जाम रखने के लिए. टू पुट क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया. इसके आगे जो ये वर्ड्स लगे हुए हैं ये पूरा बना दिया, एक इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया. इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं? बास्केट. बास्केट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. तो ये इन्फिनिटिव फ्रेज एक एडजेक्टिव की तरह हो गया. टू पुट योर एग्जाम इन. आई विश आई हैड अ फ्रेंड टू स्टडी विद मी. मैं विश करता हूं यार मेरे पास कोई दोस्त होता टू स्टडी विद मी. अब फ्रेंड जो यहां पर है वो विश कर रहा है कि यार मेरा कोई दोस्त होता. नाउन है अगेन. तो यहां पर अगर हम देखें, ट्यूटर, मैगजीन, ट्रेन, बास्केट, फ्रेंड, ये सब क्या है? नाउन है. और ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज वाले पार्ट है ये सभी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. ये सब क्या कर रहे हैं यहां पर? इस नाउन को क्वालिफाई. ठीक है. अब इन्फिनिटिव फ्रेज एक एडजेक्टिव की तरह कैसे चल सकता है? इन्फिनिटिव फ्रेज एक एडजेक्टिव की तरह. तो देखो, when an infinitive phrase works like an adverb, सॉरी एडजेक्टिव की तरह नहीं, एडवर्ब की तरह. एडजेक्टिव वाला हमने पढ़ लिया. जब एक इन्फिनिटिव फ्रेज काम करता है एक एडवर्ब की तरह, इट मॉडिफाइज द वर्ब. जैसे अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो नाउन प्रोनाउन को कर रहा था. एडवर्ब की तरह कर रहा है तो ये एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा एक सेंटेंस में. मतलब कि ये आंसर करेगा वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड फॉर व्हाट रीजन या पर्पस. सो एज एन एडवर्ब द इन्फिनिटिव विल आंसर द सेम क्वेश्चन. इन सभी सवालों का जवाब देता है. व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और फॉर सो लॉन्ग. ठीक है. एंड फॉर व्हाट रीजन या पर्पस. एक बार समझना. आई वेंट होम टू स्टडी फॉर मैथ. व्हाई डिड यू गो होम? क्यों गए थे तुम घर? क्यों गए थे तुम घर? टू स्टडी, किस चीज के लिए? फॉर मैथ्स. फॉर मैथ से हमें पता चला रीजन. फॉर मैथ इज गिविंग अस दी रीजन, और ये रीजन टू स्टडी के साथ इन्वॉल्व है. ये इन्फिनिटिव है तो ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया एज एन एडवर्ब. कि घर गया तो क्यों गया? पढ़ने के लिए. He sat down to take the exam. वो बैठ गया किस चीज के लिए? एग्जाम देने के लिए. To take. To take what? For what reason did he sit या sat? For what reason did he go? For what reason did he sit? इन दोनों का जवाब इन वर्ब्स का. गया क्यों? एग्जाम देने के लिए मैथ का. बैठा क्यों? एग्जाम लेने के लिए, सॉरी पढ़ने के लिए मैथ्स और एग्जाम देने के लिए. टू गेट इन टू दी कॉलेज यू नीड गुड ग्रेड्स. अब भाई कहाँ के लिए? कॉलेज जाने के लिए. ये वाली वर्ब का ध्यान रखना है. सो इन वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई कहाँ जाने के लिए? इन टू कॉलेज यू नीड गुड ग्रेड्स. तुम्हें क्या चाहिए? अच्छे ग्रेड्स चाहिए. टू एस द एग्जाम आई स्टडीड फॉर आवर्स. अब क्यों पढ़ा?
टू एस द एग्जाम्स. क्या करने के लिए? एग्जाम्स को एस करने के लिए. आई स्टडीड फॉर आवर्स. सो व्हाट पर्पस डिड यू स्टडी? तुम किस लिए पढ़े इतने घंटे? स्टडीड फॉर आवर्स. व्हाई? टू एस द एग्जाम. क्योंकि तुम्हें एग्जाम एस करना था. ये बात क्लियर हुई यहां पर? चलिए अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल फ्रेज की. किसकी बात करेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज की. पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? देखो, a participle phrase is a phrase that looks like a verb. Participle phrase एक verb की तरह दिखेगा तुम्हें, but actually functions as an adjective. लेकिन असल में वो एक adjective का काम कर रहा होता है. It modifies a noun in the same sentence. क्या करेगा? ये modify करेगा same sentence में noun को. Phrases like this can spice up a noun and provide added description about what it is doing and or what it look like. For example, अभी आगे एक दो example देंगे, समझ में आएगा. They are often used in pieces that need to tell readers a lot in a few words. अब इन्हें यूज क्यों किया जाता है? पार्टिसिपल फ्रेज को यूज इसलिए किया जाता है कि कम शब्दों में बहुत कुछ हम रीडर्स को बता दें. लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इवन फिक्शन बुक्स. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और फिक्शन बुक्स के अंदर हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस का यूज बहुत ज्यादा होता है. तो कम शब्दों में ज्यादा जानकारी पार्टिसिपल फ्रेजेस की मदद से हम दे देते हैं. समझना. एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बहुत सी बार हमें एग्जाम्पल से जितना अच्छे से समझ में आएगा ना, वैसा कभी भी नहीं आएगा. सो हियर इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन एंड अ पार्टिसिपल फ्रेज in action. We really do see them all the time, even though they sound sort of complicated. हम हमेशा उन्हें देखते हैं, हालांकि बहुत सी बार हमें वो complicated बहुत लगते हैं. Example 1. Fond of brushing her hair, Kelly always had smooth and silky locks. अब fond of brushing her hair, क्योंकि वो किस चीज की आदी है? fond किसकी है? वो उसके बालों की. Kelly always had smooth and silky locks. Kelly के हमेशा क्या है? स्मूथ और सिल्की लॉक्स है. बालों की बात हो रही है. It might look like Kelly is brushing her hair in the action of this sentence. अब ये ऐसा दिख सकता है हमें कि Kelly जो है वो क्या कर रही है? अपने बाल बहा रही है. In the action of this sentence, इस सेंटेंस का जो एक्शन है उसके अंदर. But the beginning phrase is actually as adjective here. लेकिन जो शुरुआती फ्रेज है यहां पर वो क्या है? Fond of brushing her hair. ये फ्रेज है ना हमारा यहां पर. ये यहां पर क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है. तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि fond of brushing her hair, Kelly always had smooth and silky locks. हमें शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर वो बाल बहाने का हो रहा है, पर शुरुआत में जो फ्रेज है वो एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है. ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस समथिंग अबाउट केली. ये हमें सब्जेक्ट केली के बारे में कुछ बताता है. अ नाउन एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि नाउन है साथ ही साथ सब्जेक्ट है सेंटेंस का. राइट? जो क्या बना देता है? फॉन्ड ऑफ ब्रशिंग हर हेयर को एक पार्टिसिपल फ्रेज बना देता है. द पार्टिसिपल फ्रेज डज नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग करंटली. पार्टिसिपल फ्रेज कभी भी वो एक्शन नहीं बताएगा जो अभी करंटली हो रहा है. बट इट डज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई केली ऑलवेज हैज सॉफ्ट हेयर. लेकिन ये हमारी मदद करता है ये बताने में कि आखिरकार हमेशा केली के सॉफ्ट और स्मूथ बाल क्यों रहते हैं. ये हमारी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है ये बताने में. द ट्रैश कैन स्टार्ट इन द कॉर्नर ब्रिमिंग विद गार्बेज. अब फ्रेज क्या है यहां पर? ब्रिमिंग विद गार्बेज. क्या फ्रेज दिया हुआ है? ब्रिमिंग विद गार्बेज. तो द ट्रैश कैन स्टार्ट इन द कॉर्नर ब्रिमिंग विद गार्बेज. तो यहां पर जो फ्रेज है ब्रिमिंग विद गार्बेज, ये हमें क्या बता सकता है? क्या बताता है ये हमें यहां पर? द ट्रैश कैन, अ नाउन, ब्रिमिंग इज अ वर्ब. हमें किसके बारे में बताता है? द ट्रैश कैन स्टार्ट इन द कॉर्नर. सो द फ्रेज ब्रिमिंग विद गार्बन टेल्स अस अबाउट द ट्रैश कैन. ट्रैश कैन के बारे में बताता है अ नाउन, जो कि एक नाउन है. ब्रिमिंग इज अ वर्ड. ब्रिमिंग क्या है? एक वर्ब है. बट द एंटायर फ्रेज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव अगेन. तो यहां पर ये जो पूरा फ्रेज है
ये अगेन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, दैट मेक्स ब्रिमिंग विद गार्बेज अनदर पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि यहां पर क्या कर देता है, ब्रिमिंग विद गार्बेज को एक अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज बना देता है। यहां पर ये जो फ्रेज है ना, ब्रिमिंग विद गार्बेज, ये हमें बताता है किसके बारे में, द ट्रैश कैन। ठीक है, अब ये जो द ट्रैश कैन इसके बारे में बता रहा है, जो कि एक नाउन है, तो ब्रिमिंग यहां पर वर्ब है, पर ये जो पूरा फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा पार्टिसिपल है, तो इसीलिए ये ब्रिमिंग विद गार्बेज को एक पार्टिसिपल बना देता है। ठीक है, पार्ट्स देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज के। पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा एक पार्टिसिपल से शुरू होगा। ठीक है, पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, और पार्टिसिपल एक वर्ब से बनता है, पर ये एक्ट करता है एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव की तरह। तो ये किसको मॉडिफाई करते हैं, दूसरे नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस में, एंड आर ऑफन पार्ट्स ऑफ लॉन्गर फ्रेजेस, और जो लंबे लंबे फ्रेजेस के पार्ट्स होते हैं उनको उनमें मदद करते हैं, जैसे एक पार्टिसिपल की फ्रेज। ठीक है, so the participle in a particular phrase can be either the present participle or the past participle। तो जो participle होगा एक participle phrase में, क्या एक जो participle होगा participle phrase में can be either the present participle or past participle, वो कुछ भी हो सकता है, present participle और past participle दोनों में से। अब present participle तो हम कैसे बनाते हैं, ing लगाकर, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, हमेशा आईएनजी लगाकर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ अ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब का क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है किसी भी वर्ब का, स्पेसिफिकली इन दी प्रेजेंट, खास तौर पर प्रेजेंट में, और ये आईएनजी से एंड होता है। मीनवाइल उसी के दौरान द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब इज नॉट ऑलवेज एज इजी टू पिक आउट। वैसे ही जो पास्ट पार्टिसिपल होता है किसी भी वर्ब का, वो हमेशा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। दे यूजुअली एंड इन ईडी, क्योंकि अक्सर उनका अंत ईडी से होता है फॉर रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल। बट इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स आर आउट देयर रेडी टू ट्राई एंड कंफ्यूज यू। वो वहां पर इररेगुलर जो होते हैं ना, सारे ईडी से एंड थोड़ी होते हैं, कुछ वहां पर ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो भाई हम ऐसा करेंगे कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, don't let them though, because you already use most past participles without knowing that they called past participles। so इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कई सारे past participles जानते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो past participle है। ठीक है, तो सभी ed से end नहीं होते हैं, ये समझना है बस। so the best way to show you how present participle and past participles are different, अब बढ़ता तरीका क्या है, जैसे to smile एक ये verb infinitive है, तो present participle smiling, past participle smiled। लेकिन वही हम देखें टू हैंग क्या है, वर्ब इन्फिनिटिव है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैंगिंग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इसका हंग होता है, तो इसके साथ ईडी नहीं लगा हुआ, पर आपको पता है पास्ट फॉर्म है ना, आपको पता है ना वो पास्ट फॉर्म है इसकी, बस यही चीज जरूर है। ठीक, समझना। द वुमेन स्माइलिंग एंड वेविंग सेड हेलो। अब वो औरत जो हंस रही थी, वेव कर रही थी, उसने क्या कहा, हेलो कहा। अब हमारे पास क्या वर्ब है, टू स्माइल। टू स्माइल से क्या बना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना स्माइलिंग। टू स्माइल से कौन सा पार्टिसिपल बना, स्माइलिंग। स्माइलिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वुमन को। कर रहा है कि नहीं कर रहा, सो वी नो मोर अबाउट हर। तो यहां से हमें पता चला औरत के बारे में और भी। दैट्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एक्शन। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा, जो एक्शन में, कि महिला क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, वेव कर रही है। एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर स्माइल वुड बी प्रीटी सिमिलर। पास्ट पार्टिसिपल जो इसका होगा वो भी सिमिलर ही होगा, उस समय भी वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, एक्शन होगा। ठीक है, framed and hung the painting lit up the room। फ्रेम कर दिया हमने एक पेंटिंग को और लटका दिया, तो जो पेंटिंग थी उसने कमरे को पूरा चमका दिया। तो यहां पर आप देखेंगे फ्रेम्ड एंड हंग। अब पास्ट पार्टिसिपल इज इररेगुलर दिस टाइम, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल इररेगुलर है।
hung doesn't end in ed, hung का end ed से नहीं हो रहा है. Now our participle phrase is framed and hung and we get information about the subject painting. तो हमारा participle phrase क्या है? framed और hung. फ्रेम करवा दिया गया और लटका दिया गया जो, तो एक ed से एंड हो रहा है, एक नहीं हो रहा. तो हमें यहां पर इंफॉर्मेशन मिली सब्जेक्ट कौन से के बारे में? द पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में. है ना? मिली या नहीं मिली? मिली, बिल्कुल मिली. पिकिंग आउट पार्टिसिपल इन अ पर्टिकुलर फ्रेज इज एक्चुअली प्रीटी इजी. बहुत आसान होता है पार्टिसिपल फ्रेज अक्सर चुनना. ठीक है, बिकॉज पार्टिसिपल्स स्टिक आउट वंस यू फिगर आउट हाउ दे वर्क. क्योंकि पार्टिसिपल्स का अगर आप एक बार वो तरीका समझ लोगे ना कि कैसे काम करते तो वो वैसे ही करते हैं. देयर इज अ पार्टिसिपल इन एवरी पार्टिसिपल फ्रेज. हर एक पार्टिसिपल फ्रेज में एक पार्टिसिपल होगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम. तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आप ये सीखे कि कैसे उन्हें इस्तेमाल किया जाता है. होते कौन है वो? Fond of brushing her hair, Kelly always had smooth and silky locks. ये हमने किया था अभी, राइट? अब ये एक एग्जाम्पल था जो हमने समझा था कि इट माइट लुक लाइक केली इज ब्रशिंग हर हेयर. ऐसा दिख सकता है कि केली अपने बाल ब्रश कर रही है इन द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, बट लेकिन द बिगिनिंग फ्रेज इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव वर्ड. पर बिगिनिंग फ्रेज यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये केली को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ये फॉन्ड ऑफ ब्रशिंग हर हेयर यहाँ पर जो है एक पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है. द पार्टिसिपल फ्रेज डज नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट्स हैपनिंग करंटली. कभी भी पार्टिसिपल फ्रेज वो एक्शन नहीं बताएगा जो अभी हो रहा है. ये हमें क्या बताता है कि कैली जो है वो हमेशा, उसके बाल क्यों सॉफ्ट रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ब्रश करती है अपने बालों को. अब पार्टिसिपल फ्रेज ना नाउन की तरह भी काम आ सकता है. मैं जो भी क्लास में इतनी सारी चीजें करवाती हूँ आप अपनी कॉपीज में लिखा कीजिए और बाद में रिवाइज जरूर किया कीजिए, क्योंकि यहाँ सुन लिया, देख लिया, समझ में आ गया, भूल जाओगे बाद में, और भूलना ही तो नहीं है, राइट? A participle phrase sometimes uses a noun depending on the participle. Participle phrase बहुत सी बार एक नाउन का इस्तेमाल करता है डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपल. किस पर डिपेंड करके? पार्टिसिपल पर डिपेंड करके. समझना, सम पार्टिसिपल्स विल जस्ट मेक मोर सेंस विद अ नाउन. कुछ पार्टिसिपल्स ऐसे होते हैं जो नाउन के साथ अगर हैं तो वो ज्यादा सेंस बनाते हैं. और नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इज यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, या सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का. तो कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स लाइक डॉग, बुक, कंप्यूटर. They can also be the names of specific people or places, right? And in some cases like participle phrases. और अगर कुछ केस हम ऐसे देखें किसके जैसे? पार्टिसिपल फ्रेज जैसे, तो अगर हम उसमें एक नाउन ऐड कर देते हैं तो वो हमें सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देता है. वो क्या कर देता है? सेंटेंस के बारे में थोड़ी और डिटेल दे देता है. एग्जाम्पल से समझो. The phone was almost out of battery power, blinking in the dark. जो फोन है वो ऑलमोस्ट बैटरी पावर उसकी खत्म हो गई है, ब्लिंकिंग इन द डार्क. अब यहां पर देखना, जो पार्टिसिपल फ्रेज है ना, ब्लिंकिंग इन द डार्क, क्या है? ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है. तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज यहां पर है, ब्लिंकिंग इन द डार्क, ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन को, द फोन. कौन से नाउन को? फोन नाउन को, जो कि सब्जेक्ट भी है, राइट? Most sentences with participle phrases will work in similar ways. तो ज्यादातर sentences के अंदर जिसमें participle phrase होता है वो इसी तरीके से काम करते हैं, because क्योंकि participle phrase will always modify the subject of the sentence. क्योंकि participle phrase हमेशा subject जो होगा sentence का उसको modify करेगा. तो participle phrase blinking जहां पर जो है might make sense on its own, वो अपने आप में एक sense बना रहा है. इन अनदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में ब्लिंकिंग कहां पर? इन द डार्क. लेकिन इन दिस सेंटेंस द नाउन डार्क, लेकिन इस सेंटेंस में जो नाउन डार्क है गिव्स अस अ बेटर सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. वो हमें बताता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, ब्लिंक क्यों हो रहा है, राइट? मॉडिफायर के तौर पर कब देख सकते हैं हम इसको? देखना, एक मॉडिफायर जो होगा वो एक नाउन को मॉडिफाई करेगा. जैसे कि इसका नाम दे रखा है, मॉडिफायर का नाम जैसा है. There can be lots of different kinds of words. बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे adjectives भी हो सकते हैं, adverbs भी हो सकते हैं, और even participles भी हो सकते हैं. As long as they modify a noun. अब जब तक वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं नाउन को. क्या हो सकते हैं? पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं. कब तक? जब तक वो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो मॉडिफायर जो है वो डिटेल देते हैं फ्रेज को.
तो उन्हें यूज किया जा सकता है पार्टिसिपल फ्रेज में टू डिस्क्राइब मोर ऑफ द सिचुएशन, की वो सिचुएशन के बारे में और बताएं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइनली, क्विकली ओपनिंग द बैग, कैरी फाउंड हर फेवरेट नोटबुक। अब यहां पर जो क्विकली वर्ड है ये हमें किसके बारे में बताता है कि कैरी को कैसे, मतलब हाउ, टेल अस मोर अबाउट हाउ कैरी ओपन द बैग, कि कैसे कैरी ने बैग ओपन किया, एंड दैट मेक्स इट अ मॉडिफायर, और यही चीज इसे एक मॉडिफायर बनाती है कि भाई क्विकली ओपनिंग द बैग, कैरी फाउंड हर फेवरेट नोटबुक। अब कैरी जो है यहां पर, ठीक है, उसने क्या किया, बैग को कैसे खोला, उसने बैग को क्विकली खोला, तभी उसे क्या मिली, उसकी नोटबुक मिली। तो मीनवाइल द एंटायर पार्टिसिपल फ्रेज डिस्क्राइब्स हाउ कैरी फाइंड हर नोटबुक, कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट हमें क्या बता रहा है कि कैसे कैरी को उसकी नोटबुक मिली, है ना, क्विकली से पता चल रहा है। ओपन किया लेकिन कैसे, क्विकली से, एडवर्ब हो गया। So modifiers are used all the time to make a sentence more interesting, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। They are also used in participle phrases, इनका यूज हम participle phrases में भी करते हैं, and like in the example sentence, जिस हमने एग्जाम्पल में बोला, और to describe the action of the phrase, या फिर ये phrase का भी action बताने के लिए काम कर सकते हैं। So modifiers can add a lot of fun to a sentence or a phrase. Clear? ये थी हमारी आज की एक प्यारी सी क्लास। अब करते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Although I lost the library book, फ्रेज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या कुछ भी नहीं है? नेक्स्ट, he headed towards the finish, toward the finish line, फ्रेज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या कुछ भी नहीं है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल्दो आई लॉस्ट द लाइब्रेरी बुक, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हालांकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है अपना मीनिंग बताने के लिए। ही हेडेड टुवर्ड द फिनिश लाइन, वो आगे बढ़ा फिनिश लाइन की तरफ, ये अपने आप में कंप्लीट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, राइट? चलिए, सो आज भी हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस किया, ये कुछ